नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नई कविता की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण भाग है नई कविता। नई कविता का आगमन प्रयोगवाद के पश्चात हुआ। प्रयोगवाद में जो असंतोष का भाव रहा, उस भाव की परिणति नई कविता के रूप में हुई। सन 1954 ईस्वी में एक पत्रिका का आगमन हुआ और उस पत्रिका का नाम था नई कविता। ये जो पत्रिका निकलती थी, ये 6 महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता था और इसका प्रकाशन या इसका संपादन कौन करते थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों ने मिलकर नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया और इस पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन जो परिस्थितियाँ कैसी थी? देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पश्चात 47 से लेकर 54, बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ था हमारी आज़ादी को। तो आज़ादी के पश्चात जो भारतीयों के मन में संशय था, जो अकेलापन था या वर्तमान जीवन की जो विसंगतियाँ थी, उन सभी को नई कविता में स्थान मिला। नई कविता में उन भावों को प्रकाशित करने का प्रयास किया। तो ये वो समय था जब भारतीय लोग सभी प्रकार, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, सभी प्रकार से अलग प्रकार की व्यवस्था के शिकार थे या अलग प्रकार की व्यवस्था के अंग बन गए थे। ऐसे बदलती हुई परिस्थितियों में भारतीयों की क्या मनोदशा रही, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आइए सबसे पहले इसके कवियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। ये इस समय के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने नई कविता को परिभाषित किया या अपने भावों को अभिव्यक्त किया। इन कवियों को नई कविता में शामिल किया गया है। अब इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इस काल में जो सबसे पहले विशेषता हमने यहाँ ली है वो है यथार्थ का वर्णन। यथार्थ यानी जो सच्चाई है। सच्चाई किसकी? आधुनिक परिवेश की, आधुनिक समाज की। तो इन आधुनिक परिवेश और समाज में जो नया बदलाव था, जो नई विसंगतियाँ थी, उनको इस कविता में संकलित किया गया है। तो कविता का मुख्य विषय क्या रहा? आधुनिक परिवेश और समाज कविता का मुख्य विषय रहा। वर्तमान विसंगतियों का चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया। प्रयोगवादी विचारधारा व पलायनवाद से मुक्त है ये कविता, यानी इसमें प्रयोगवाद नहीं है, प्रयोगवाद की मानसिकता का अभाव है इसमें, अपितु पलायनवाद से भी मुक्त है। पलायन का मतलब क्या होता है? विचारों से भटकना, एक जगह टिके नहीं रहना, मन का चंचल रहना या विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन आना। लेकिन ये कवि पलायन नहीं करते, ये कवि समाज से विमुख नहीं होते, जो समस्याएं हैं उनका सामना करते हैं। लौकिकता व यथार्थवाद को महत्व दिया है। लौकिकता यानी सामान्य लोगों के जीवन को, और जो वास्तविक सच्चाई है, चाहे वो समाज में है चाहे राजनीति में है, उसको उन्होंने शामिल किया है। राजनीतिक प्रश्नों का भी ईमानदारी से उद्घाटन किया है, यानी राजनीति के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे थे और जो राजनीति के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है या इस प्रकार से जो भी प्रश्न खड़े किए जा रहे थे, उनसे ये कवि भागते नहीं हैं, बल्कि उन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देते हैं, ईमानदारी से उनको प्रकट करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं। जो उस समय की राजनीति में विसंगतियां थी, उनको ये स्पष्ट करने में झिझकते नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है नव मानव की कल्पना। देखिए, नव मानव, इस काल का जो कवि है वो नव मानव को स्थापित करना चाहता है। वो नव मानव कैसा हो? जो जीवन के नए मूल्यों का पुतला है, उसको स्थापित करना चाहते हैं। इन कवियों ने उसके खंड चित्रों के स्थान पर समग्र कल्पना की है। समग्र यानी किसी एक पक्ष को उद्घाटित नहीं किया, अपितु संपूर्णता को उद्घाटित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। जो निरंकुश स्वतंत्रता है उसके ये पक्षधर हैं। निरंकुश, बिना किसी रोक टोक के जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उसके ये पक्षधर हैं। मानव के सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की भी इन्होंने व्यापक चर्चा की है, क्योंकि समाज का विकास कब होगा? जब हमारा आर्थिक विकास होगा।
तो दोनों पक्षों के संबंधों की इन्होंने व्यापक चर्चा अपने काव्य के माध्यम से की है। नव मानव द्वारा समाज के कुरूपता और विसंगतियों का विद्रोह किया गया है। समाज में जो बुराइयां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो समाज का बुरा चेहरा है, कुरूप पक्ष है, उसका इन्होंने निडर होकर उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ ये जीवन मूल्यों को स्थापित करने के पक्षधर हैं, जो मानव जीवन को सही दिशा देने के लिए जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, उनके ये पक्षधर माने गए हैं, या इन्होंने उस प्रकार की कविताओं का उद्घाटन अपने काव्य के माध्यम से किया है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट हम लेंगे वो है मानवीय प्रेम भावना। देखिए, मानव प्रेम कि प्रत्येक मानव से प्रेम करो। प्रत्येक मानव से किससे? जो हमारे समाज में है, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, हमें उसको नकारना नहीं है। तो ये मानव प्रेम की प्रबल भावना है। नारी के प्रति जो इनके विचार है वो स्वच्छंद प्रेम के भाव है। स्वतंत्रता से वो नारी के प्रति जो प्रेम का भाव है उसको प्रकट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये प्रेम वासनात्मक रूप भी लेता है, यानी कहीं कहीं इनके काव्य में वासनात्मक प्रेम की झलक भी दिखाई देती है, यानी वासना से पूर्ण जो प्रेम का भाव है वो भी इसमें दिखाई देता है। लेकिन ये विश्व बंधुत्व के भाव को स्थापित करने के पक्षधर भी माने गए हैं। इसके बाद है मानव लघुता व गरिमा का चित्रण। देखिए, जो नई कविता है इसमें जहाँ जो प्रयोगवादी कवि हैं वो आज के मानव को असह्य दीनहीन मानते हैं, लेकिन उसकी जो लघुता का भाव है वो नई कविता में दर्शाया गया है। तो नई कविता लघु मानव को लघुता से निकालना चाहती है और निकाल कर उसे कर्म का उपदेश देती है कि जीवन चाहे कितना ही छोटा ना हो। प्रयोगवाद में क्या है कि मानव की लघुता का तो चित्रण किया गया, लेकिन कर्मठता को इतना स्थान नहीं दिया जितना कि इस नई कविता में दिया गया। तो नई कविता में मानव को उसकी लघुता के से सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उससे विमुख होने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उससे जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और वो किसके माध्यम से? कर्म के संदेश के माध्यम से। यानी अगर तुम्हारे पास अगर छोटे से तिनके का भी सहारा मिल जाए तुम्हें, तो भी तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार के भाव नई कविता में हमें देखने में मिलते हैं। महान बनने के संकल्प की भावना को जागृत करना, यानी कवि सामान्य मानव के मन में महान बनने की संकल्पना को जगाते हैं। वो प्रेरित करते हैं कि सामान्य मानव भी महान बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है? जागृत करना होगा। अपने भीतर हमें नया जोश, नए उत्साह को जागृत करना होगा, तभी हम महान बन सकते हैं। इसके बाद है कुंठा से मुक्ति। जो नई कविता है वो कुंठा और वर्जनाओं को त्याग कर यथार्थ अनुभूति की अभिव्यक्ति पर बल देते हैं। यानी हमारे जीवन का कोई भी कुंठा क्या है? भीतर ही भीतर घुटना, भीतर ही भीतर हमें जो हमारी इच्छाएं हैं जो दब गई है, जो हमारी इच्छाएं दब गई है, उन इच्छाओं को हमें दबाना नहीं है, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। और वो मुक्ति कैसे हमें मिलेगी? वो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? वो मुक्ति हमें कर्म के माध्यम से प्राप्त होगी। तो जो भी कुंठाएं हैं, वर्जनाएं हैं, जिनको वर्जित कर दिया गया है, हमारे मन के भाव जिनको हमने रोक लिया है, दबा लिया है, उनका त्याग करके और जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है उस अनुभूति को हमें अभिव्यक्त करना है। इसी बात पर ये बल देते हैं। आदर्श के प्रति इनका कोई लगाव नहीं है। जैसे हमने द्विवेदी युग में पढ़ा था कि राम को आदर्श माना है, कहीं पर कृष्ण को आदर्श मानते हैं, लेकिन ये उसको नहीं मानते। ये मानते हैं कि जीवन में कोई आदर्श नहीं है, हमें अपना कर्म स्वयं करना होगा और अपने निर्धारण भी, अपने कार्य का या अपनी किस्मत का निर्धारण भी हमें स्वयं करना होगा। मर्यादा एवं आस्था का कोई विशेष महत्व नहीं है। आस्था यानी ईश्वर से ये विमुख है, ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास इनका नहीं है, ना ही ये किसी मर्यादा के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते। मर्यादित रहकर नहीं, अपितु जैसा भी माहौल है, जिस भी प्रकार की अवस्था है, उसमें कर्म करके जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने पर ये बल देते हैं।
इसके बाद है द्वंद्व और संघर्ष। नई कविता आत्म संघर्ष की कविता है, यानी हमें स्वयं संघर्ष करना चाहिए। किसके प्रति? विपरीत परिस्थितियों के प्रति। सामाजिक एवं बुनियादी प्रश्नों को भी इन्होंने उठाया है जो हमारे समाज को निर्धारित करते हैं, और जो जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी इन्होंने उठाया है। नई कविता द्वंद्व एवं संघर्षों का सामना करती है। जो भी संघर्ष हैं हमारे जीवन में उनका सामना करना कौन सिखाती है? नई कविता सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी संघर्ष का समय है हमें उससे विमुख नहीं होना, अपितु उन संघर्षों का सामना करके ही हम जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और सफलता के मार्ग पर जाने के लिए क्या करना होगा? नए रास्ते खोजने का प्रयास करना होगा, जीवन के लिए नई दिशा निर्धारित करनी होगी। तो इन कवियों में परिस्थितियों को बदलने और उनसे बाहर निकलने की छटपटाहट दिखाई देती है। यानी परिस्थितियों के प्रति इतने संघर्षशील हैं कि अपने जीवन को परिस्थितियों के हवाले नहीं करते, अपितु संघर्ष से परिस्थितियों को बदलने की जो कोशिश है वो इनके काव्य के माध्यम से हम देख सकते हैं। आगे हमारे पास है कला पक्ष। देखिए, कला के क्षेत्र की अगर बात करें तो भाषा के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण व्यापक रहा है, यानी किसी एक भाषा से बंद कर ये नहीं रहे। इन्होंने खुले मन से सभी प्रकार के शब्दों को और भाषा को स्वीकार किया है। गत्यात्मकता के प्रति लगाव है, यानी जहाँ गति बने, काव्य में गति बनाने के ये पक्षधर हैं और उसके प्रति लगाव का भाव भी रहा है। नए शब्दों का समावेश इन्होंने किया है, वो चाहे किसी भी भाषा के हो, चाहे अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, तत्सम तद्भव शब्दावली है, उर्दू के शब्द हैं, यानी नए शब्दों को या सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं उनको समावेश करने में इन्होंने किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया है। इसके साथ साथ है सूक्तियाँ, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। ये इनका प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ये सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो सामान्य जीवन के भावों को अभिव्यक्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा। तो जो सामान्य जीवन में सूक्तियों का इस्तेमाल होता है, मुहावरों का इस्तेमाल हुआ या लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है, उसको करने में भी इन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। इनके प्रतीकों में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय है, यानी नए प्रतीकों का जहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है, जैसे हमने प्रयोगवाद किया था तो उसमें क्या था? सभी प्रकार के नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान प्रयोग किए थे, लेकिन इन्होंने उन प्रतीकों को जो प्राचीन है उनको तो लिया ही लिया, उसके साथ नवीनता का समावेश किया। लेकिन नवीनता का समावेश करते समय ये ध्यान में रखा कि प्राचीनता, हमारी जो प्राचीन विचारधारा है उसको भी इन्होंने पकड़ कर रखा, यानी दोनों का समन्वय किया। दोनों में किसी प्रकार का कोई विरोध का भाव दिखाई नहीं देता। इन्होंने भी नए छंद, नए बिंब और नए उपमानों को शामिल किया है अपने काव्य में। तो ये इनका कला पक्ष है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आपके सिलेबस से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ साथ क्योंकि आप बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हो और इसके पश्चात आप बीएड करेंगे या अन्य कंपटीशन के जो पेपर हैं वो आप देंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। जो आपके भाई बहन हैं बीएड कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में टेट और एचटेट के पीजीटी और टीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या अन्य जैसे अभी सचिव के हुए थे, या इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम्स देंगे उसमें हिंदी प्रत्येक पेपर के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आती है। तो आप अगर वो प्लेलिस्ट देखते हैं और वेरी शॉर्ट या जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो करेंगे तो वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेरे द्वारा जो करवाया गया चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।